अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। 27वीं तरमीम का चर्चा है। अभी तक इसका मुजवज़ा जो ड्राफ्ट है, मसवदा है, वो तो सियासी जमातों के पास भी नहीं पहुंचा। अलबत्ता ये तस्दीक हो रही है कि बिल्कुल 27वीं तरमीम आ रही है। बिल जो है जुमे को सेनेट में पेश किया जाएगा, फिर कौमी असम्बली में भी। और हमारी इत्तला ये है, खबर यह है कि 14-15 नवंबर तक इसे मंजूर कर लिया जाएगा। जहाँ तक ये मसला है कि 2/3 या नंबर गेम, तो वो कोई सरदर्द बज़ाहिर दिखाई नहीं देती, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद के पास आसानी से 237 अराकीन की हिमायत कौमी असम्बली में और 65 अराकीन की जो हिमायत है वो सेनेट में दस्तयाब है। अलबत्ता इस बीच हम देख रहे हैं कि मेल मुलाकातें सियासी जमातों से रवाबित वो शुरू हो चुके हैं। आज सेनेटर फैसल वाडा वो मौलाना फजल रहमान से मिले। आज ही MKM के वक्त की गुफ्तगू भी आपने देखी। और कल इसहाक डार साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये इंकशाफ किया कि पीपल्स पार्टी से नशस्तें हो चुकी और एक पेज पे हम आ चुके। कुछ मामलात पर अफ़हाम तफ़हीम और गुफ्तगू होगी और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हम मौका देंगे तमाम सियासी जमातों को कि वो बातचीत कर सकें। जो अभी तक की इत्तलात हैं माफ़ कीजिएगा, उसमें इस मुजवज़ा तरमीम के अंदर जो अदलिया के अंदर इस्लाहात हैं वो मकसूद हैं। चाहे वो आइनी बेंच को आइनी अदालत का स्टेटस देना हो, उसमें जजेस की तयनाती हो, उनकी उम्र का हिसाब किताब बदलना हो, या एडहॉक पे जजेस को रखना हो। इसमें काजी फैसल साहब का नाम भी सुनने को मिला इस्लामाबाद में। दूसरा मामला है जो मजिस्ट्रेट्स की कुव्वत है, उनका जो इख्तियार है उसकी बहाली, कि वो सज़ा जज़ा और दीगर मामलात को दे सकेंगे। तीसरा मामला बड़ा अहम है जो NFC से जुड़ा है। आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ट्वीट से भी आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि उन्होंने जो नून लीग के साथ हुई उनकी मुलाकात है उस तनाजुर में बताया, और बल्कि उन्होंने ही खबर ब्रेक की कि 27वीं तरमीम में किन 3-4 अहम नुक्तों पर बात हो रही है। पीपल्स पार्टी को अलबत्ता जो NFC अवार्ड है उसकी जो तकसीम है महासिल की, उस पर एतराज़ात हैं। हमारी इत्तला ये है कि जो इसकी परसेंटेज है सूबों के लिए जो तकरीबन 60% बनती है और वफाक के लिए 40 से 41% बनती है, उसमें तो शायद रद्दोबदल ना किया जाए वसी पैमाने पर। अलबत्ता कुछ वजारतें वापस जा सकती हैं वफाक के पास और सूबों को कहा जाएगा कि वो फंड्स जनरेट करके सिस्टम अपने चलाएं, क्योंकि एतराज़ ये किया जाता है कि वफाक IMF से कर्ज लेता है, वफाक दुनिया भर से कर्ज लेता है और बाकी सूबे मांगते हैं और वफाक को देना पड़ता है। इसके बावजूद कि NFC में सूबों का शेयर जो है वो तकरीबन 58-59% बनता है। लेकिन ये जो मजिस्ट्रेट्स का निज़ाम है उसकी बहाली, उससे क्या मकसूद है? एक ख़बर और है कि बल्दियात के निज़ाम की भी असर तारीफ़ या उसका टेन्योर या उसका जो दायरा कार है उसकी तारीफ़ भी इसमें हो सकती है। और फिर आर्म्ड फोर्सेस के हवाले से भी गुफ्तगू हो रही है कि उनका जो किरदार है, बदलती जो सूरत हाल है, जंग की सूरत हो, जवाबी हमला देना हो, तो जंग के डायनामिक्स बदल चुके हैं। एक सिनर्जी चाहिए, एक यूनिटी ऑफ कमांड चाहिए और क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, जो कि ऑलरेडी जो दस्तयाब सेट ऑफ रूल्स हैं उसके मुताबिक उस तरह से होता नहीं है। जैसे अमेरिका में सेंटकॉम है, भारत में CDS का ओहदा है। तो इन खतूत पर गौर हो रहा है, लेकिन हतमी तौर पर इसकी वजाहत अभी हुकूमत ने करना है। लेकिन इस सब के साथ हम देखते हैं कि अपोजिशन इत्तेहाद का रद्दअमल भी आता है कि 27वीं तरमीम जो है उससे मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी, हम इसे मंजूर नहीं होने देंगे। फिर हम ये भी देखते हैं कि इमरान खान साहब का ट्वीट भी आता है, उनकी बहन उनसे मिलती हैं, उनके वकला मिलते हैं और वो बड़ा सख्त लबो लहजा इख्तियार करते हैं। वो कहते हैं कि फॉर्म 47 की हुकूमत हो या इस्टेब्लिशमेंट, इनसे बातचीत नहीं करनी, आइंदा बातचीत होगी तो वो नासर अब्बास साहब और अचकज़ई साहब के ज़रिए होगी। बड़ी तल्ख उनका ज़ुबान था, लबो लहजा था। और ये भी इत्तलात है कि PTI एहतजाज या लॉन्ग मार्च की सूरत हाल भी शुरू कर सकती है। सब पर बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है सेनेटर फैसल वाडा साहब को। वाडा, खुशामदीद सर प्रोग्राम में। सबसे पहले बताएं कि अगर नंबर गेम पूरी है 2/3 अक्सरियत 27वीं तरमीम के लिए, तो हज़रत मौलाना से मुलाकात की क्या ज़रूरत पड़ी सर? और मौलाना कहाँ खड़े हैं? क्या इस आइनी तरमीम के साथ देंगे आपका या नहीं? जामी साहब बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मौलाना साहब एक ज़ीरक सियासतदान हैं, हम उनसे सीखते हैं और उनकी बड़ी खिदमत है पाकिस्तान के लिए। तो नंबर तो पूरे हैं, ठीक है जी। नंबर तो अगर कहीं आपको किसी फोरम पे चाहिए तो वहाँ भी हम दे देंगे, लेकिन इट्स नॉट अबाउट नंबर्स। जो चीज़ आप 33 से पास कर सकते हैं वो आप 50 से क्यों ना पास कर लें। सबको ऑन बोर्ड और कंसेंसस, और यही पॉलिटिक्स की हुस्न है कि आप बातचीत से सबको ऑन बोर्ड लेते हैं। वो तो उनका प्रोगेटिव है, वो उनकी मर्जी है। वो ये मुस्बत बात ज़रूर हुई है कि वो ही विल लुक इनटू इट, ही विल गो क्लॉज बाय क्लॉज एंड सी। अगर उनको रेजर्वेशन होगी तो वो एड्रेस हो जाएगी, अगर उनको समझ में आएगा तो पाकिस्तान की बेहतरी होगी। तो वो उनका पूरा प्रोगेटिव है, उनका फैसला है। तो उस पर तो ना मैं कमेंट कर सकता हूँ, और जितनी उनकी सियासत उतनी मेरी उम्र है, तो बनता भी नहीं।
ठीक। और प्लस ये कि मेरा उनसे रिश्ता बड़ा डिफरेंट किस्म का है। मेरा एक बड़ा अदब प्यार एहतराम का रिश्ता है। वो मेरे घर आते हैं, मैं उनके वहाँ जाता हूँ। प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात हुई तब भी मौलाना साहब का जिक्र होता है, तो आप रसाई भी होते हैं, आप पहुँचा भी देते हैं। जी, मुझे याद है आप इससे पहले सदर आसिफ अली जरदारी से मिले। क्या पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है या बिलावल के ट्वीट में जिन निकात का इजहार किया गया उस पर एतराज है उन्हें? देखिए जामी साहब, बिलावल साहब बहुत ही डेमोक्रेटिक आदमी हैं और उन्होंने इस डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा उनकी फैमिली ने कुर्बानियाँ दी हैं, वालदा समेत, मामू समेत, नाना समेत, वालिद की जेल समेत। और वही जामिन इस निज़ाम के, इस डेमोक्रेसी को डीरेल तो वो होने नहीं देंगे। और उनके वालिद जो हैं प्रेसिडेंट साहब, वो शतरंज के, सियासी शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। तो एक कॉम्बिनेशन बाप बेटे का बहुत अच्छा है। और शहबाज शरीफ साहब बड़ी अच्छी उनकी कोऑर्डिनेशन भी है, और उस कोऑर्डिनेशन के तहत तो डीरेल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 27 अमेंडमेंट बहुत स्मूथली पास होनी है और 28 की भी जरूरत जब पड़ेगी तो वो भी आ जाएगी। सो पीपल आर मोर फोकस्ड ओवर 27। मैं 28 को देख रहा हूँ, जब लोग 26 को देख रहे थे मैं 27 को देख रहा था। हाँ नहीं, मुझे तो याद है उस आपने मेरे हिसाब से प्रोग्राम जो में भी कहा था पाकिस्तान कि की requirement 27वीं तरमीम को हम देख रहे हैं, लेकिन अभी 27वीं तो आई नहीं, पास हुई नहीं। आप 28वीं कैसे देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं? सर ये तो आपने 26वीं में कहा था जामी साहब, मैंने 27वीं में आपको जवाब दिया था। 26वीं में, 27वीं में जवाब दे रहा हूँ। देखिए जिस तरीके से वक्त की जरूरत होगी, जिस से इवॉल्व होगा। पहले हम पैदल चलते थे, ऊँटों पे चढ़ते थे, फिर गाड़ियों पे चलना शुरू हो गया, फिर जहाज़ों पे चढ़ना शुरू हो गया, फिर पेट्रोल की गाड़ियाँ थी, फिर डीजल की गाड़ियाँ थी, फिर हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों में चले गए, अब सोलर चलने वाली गाड़ियों पे चले जाएंगे। तो चीज़ें इवॉल्व होती हैं। दुनिया में कोई चीज़ हर पे आखिर नहीं है। जो 10 साल आप हर साल फ़ोन को अपग्रेड करते हैं। पहले इंस्टाग्राम नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। उन चीज़ों को चेंजेस रखते हुए आपको अमेंड तो करना है, बट इस अमेंडमेंट का मतलब नहीं कि पुरानी कोई तरमीम जो है वो रोल बैक हो रही है या उसको रिवर्स करने की बात हो रही है। ऐसी सब ये प्रोपोगेट किया जा रहा है, प्रोपोगेंडा है। सो थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। और देखें फील्ड मार्शल आपको एक टीम प्लेयर की तरह पाकिस्तान के लिए मेडल्स ला के दे रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब, उनकी कोऑर्डिनेशन उनके साथ बहुत अच्छी है। चीज़ें हमारी के साथ चल रही हैं, पाकिस्तान को उसका फ़ायदा हो रहा है, मुझे आपको हो रहा है। बैन अवी तौर पर हम एक लीड पोजीशन पर आ गए हैं। मे भी इस खत्ते के अंदर हमारी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रेलेवेंस और पोजीशनिंग मजीद हो जाए। हम सऊदी अरबिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, मे बी डाउन द लाइन हम और बहुत सारे मुल्कों से साइन करें। तो ये सब चीज़ें प्रोग्रेसिव हो रही हैं अगर, और इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होता है, पाकिस्तान के झंडे को फ़ायदा होता है, और हम पासपोर्ट में शर्मिंदा नहीं हो रहे, बल्कि अब फ़ख्र से वो पासपोर्ट इमिग्रेशन काउंटर्स में रखते हैं। तो उसमें कोई कबात नहीं होनी चाहिए और इसके अंदर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, और उसमें कोई चीज़ निकालने की मुझे तो ज़रूरत नज़र नहीं आ रही इसके। मेरे इत्तलात हैं बॉर्डर साहब के पीटीआई चूंकि इसे मुस्तरद भी कर रही है। अभी खान साहब के ट्वीट का मैंने हवाला भी दिया। बड़े दबंग लहजे के साथ बात कर रहे हैं। कुछ सुनगुन ये है कि वो एहतजाज करना चाह रहे हैं, लॉन्ग मार्च करना चाह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जी अगर इस्लामाबाद आएंगे तो फेंटा पड़ेगा। बैन का ऑप्शन भी है, गवर्नर राज का भी। क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए जामी साहब, मैं बड़ा क्लियर हूँ, जो अपने आप पर अप्लाई करता हूँ वही मैं दूसरे के लिए बोलता हूँ। देखिए टीएलपी से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, आज भी हैं, और मुझे अफसोस है कि उनकी एक हरकत या गलती की वजह से उनकी पार्टी बैन हो गई। तो मैं तो नहीं चाहूंगा कोई पॉलिटिकल पार्टी बैन हो। अगर आप वही जा रहे आना, वही बदमाशी, वही गुंडागर्दी, दोस्त दबदबा, इक्विपमेंट, पुलिस, ट्रैक्टर और बंदे मासूमों को लेके आएंगे, और गुड गवर्नेंस का आपको ऑप्शन अल्लाह ने दिया। अफरीदी साहब को यंग है, एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है कि एक वर्कर भी ऊपर आ सकता है, जो बहुत अच्छी चीज़ है, इसको सब वेलकम करते हैं। और वो अच्छी डेवलपमेंट करें, अच्छा प्रोग्रेसिव केपीके लेके चलें, स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल, रोडें बना दें, और मुस्बत तरीके से इमरान खान साहब की मदद करें, उनकी मुसीबतें और मुश्किलात के अंदर कमी लाएं, तो सब बातचीत करें। लेकिन अगर वो दबदबे जोर जबरदस्ती से आएंगे तो फिर हम सब वेट कर रहे हैं, फिर आ जाएं वो इस्लामाबाद में। फिर जो टीएलपी का प्रेसिडेंट सेट हुआ कि जी अगर आप कानून अपने हाथ में लेंगे तो आप बैन भी हो सकते हैं, गवर्नर राज का भी है, फेंटा तो इट्स अंडरस्टूड, इसमें कोई नो टू वेज अबाउट इट। तो मैं तो क्लियर हूँ, चाहे वो मैं काम करूँ तब भी अप्लाई होगा, आप काम करें, पीपल्स पार्टी करे, फॉर दैट मैटर एनी पार्टी वुड डू दैट, उसका यही होगा। और ये होना चाहिए, उसके अंदर टॉलरेंस है ही नहीं अब विरासत की। तो मैं तो क्लैरिटी से बता रहा हूँ, अगर उनको आना है, जो मैं समझता हूँ समझदार हैं, वो जलसे वलसे कर लेंगे अपने इलाके में, लेकिन आएंगे नहीं। लेकिन अगर वो फिर भी आना चाहते हैं तो मैंने बता दिया है, वो जो भी आना चाहेगा, वो मैं मजीद मेरे समेत भी आना चाहेगा, तो उसका यही होगा। रियासत का टॉलरेंस नहीं खत्म हो गया, सबके साथ वही सुलूक के साथ हुआ नहीं। रियासत सर अपना ब्लैकमेल होने को तैयार है, ना ऐसी चीजों को इग्नोर करने को तैयार है। ठीक ठीक। अच्छा, ये जो खान साहब ने कहा है कि वो ना फॉर्म 47 की हुकूमत से बात कर सकते हैं, ना इस्टेब्लिशमेंट से, जो बात की होगी अचकजई और नासिर अब्बास साहब करेंगे, ये तो तमाम राब्ते ज़ाब्ते उन्होंने ख़त्म कर दिए। अब क्या सिस्टम, हुकूमत
ये आप लामा नासिर अब्बास से या चकज़ई साहब से बात करेंगे, या मैं ये समझूं कि ताल्लुकात ख़त्म, ना आप बात करना चाहते हैं उनसे और ना वो आपसे बात करना चाहते हैं और हम डेड एंड पे हैं? जामी साहब, पुराने ज़माने में फिल्में आती थी जिसमें एक बुज़दिल बेटा जो है या बुज़दिल भाई जो है वो खड़ा होता था मारने के लिए, उसको चार बहनें पकड़ के सोफे पे बैठा देती थी। ये एक, अब आपने बात नहीं करनी तो फिर आप अगर बिहाफ पे मैं नहीं बात करूंगा जामी साहब आपसे, मेरे बिहाफ पे मेरी औलाद बात करेगी, मेरे बिहाफ पे मेरा दोस्त बात करेगा, मेरे बिहाफ पे मेरा वालिद बात करेगा। भाई आपने बात करनी है या नहीं करनी है, ठीक है? जो बात कर रहा है वो भी तो मेरे बिहाफ पे बात कर रहा है, मेरा एक्सटेंडेड आर्म ही है ना। तो आप बात करना चाहते हैं, अब आप कहें कि आप पस पर्दा आप ये कहना चाह रहे हैं कि अवाम इतनी बेवकूफ तो नहीं है ना, या आपने बात करनी है जामी साहब मेरे बिहाफ पे बात करेंगे या मैं खुद बात करूंगा, तो बात तो एक ही है। ठीक, तो बातचीत होनी चाहिए और बातचीत होनी चाहिए, लेकिन ये मौला जड़ की सियासत या एक ईगो प्रॉब्लम या एक नज़्म ज़ब्त को खराब करके, अगर देखें आपकी डिसएग्रीमेंट्स होती है पॉलिटिकल पार्टीज का, मेरी भी बहुत ऑपोजिशन है बहुत पॉलिटिकल पार्टी का, बट इट्स नॉट अ जानी दुश्मनी, कोई खानदानी दुश्मनी थोड़ी है। खानदानी दुश्मनी के लिए और बहुत सारी इश्यूज हैं जिनको आप निभाते हैं। ठीक। अच्छा, तो आप अगर बातचीत की हामी हैं आप, तो फिर ये जो फवाद चौधरी साहब, आपके साहब का दोस्त शायद मौजूदा भी, ये जो एक वफ्द शाहमूद कुरैशी साहब से मिला, उन्होंने कोशिश की, इसकी आप हिमायत करते हैं? देखिए जामी साहब, ये बड़ा पिटा हुआ फॉर्मूला है। नंबर वन, मैंने आपको 8-9 महीने पहले कहा था कि जीरक सियासतदान में नजर रखे, वो आपको नजर आ गया। लेकिन ये पिटा हुआ फॉर्मूला है। देखिए जो जिस पार्टी का जो झंडा होता है उसी का वो लीडर होता है। इमरान खान ही पीटीआई, पीटीआई इमरान खान है, ना कम ना ज्यादा, ना उनका कोई सब्सिट्यूट है कि वो टेक ओवर कर लेगा। तो ये पिटा हुआ फॉर्मूला इसलिए मैं कहता हूँ कि इससे कोई फायदा नहीं होना। फवाद मेरा दोस्त है, इमरान इस्माइल मेरा दोस्त है, हम कोलीग्स भी रह चुके हैं और बहुत अच्छे चेहरे हैं, बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है पार्टी के अंदर। ये अपनी सियासत खुद करें, ये अपनी सियासत किसी और पोलिटिकल पार्टी के साथ करें तो वो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है। लेकिन ये तो पिटा हुआ फॉर्मूला है ना, इस पिटे फॉर्मूले में आज तक किसी को कुछ नहीं मिला, तो इज रिटन ऑन द वॉल। और जिस जगह से आप निकल जाते हैं या निकाल दिए जाते हैं तो तरीका भी होता है कि फिर आप उस जगह को वापस ना देखें। तो ये क्या खुद से निकले हैं, निकाला गया है, किसी इशारे पर आए हैं? क्योंकि पीटीआई तो समझते हैं किसी इशारे पर एक्टिवेट किया गया है। सर मेरे ख्याल से इशारा करने वाले भी इतने बेवकूफ नहीं है कि जिसमें दमखमी ना हो उसको इशारा क्यों करेंगे, अपना मजाक क्यों उड़ाएंगे। अब आप अगर पॉपुलैरिटी गेज के तहत आप समझते हैं कि एक आदमी पॉपुलर है, उसकी तरफ वापस आपने बढ़ना है और आप लेफ्ट राइट के दरवाजे से अंदर जाना चाहते हैं, तो वो मुमकिन नहीं है। ना वो दरवाजा मौजूद है, ना दरवाजे की एंट्री मौजूद है। सो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं जरा 27वीं तरमीम पे बात कर लूँ, इसकी ज़रूरत क्यों हमें पड़ी है सर? क्या चीज़ें हैं आइन में, क्या ऐसी कमी कोताहियाँ हैं, चाहे वो अदालत के मामलात हों, मजिस्ट्रेटी निज़ाम हो, NFC हो या फ़ौज के मामलात हों, ऐसा क्या गैप था, ऐसा क्या खला था जिसकी वजह से ये तरमीम लाना पड़ रही है हमें? देखिए जामी साहब, मैं मुंतखब हुआ हूँ सेनेटर कराची से जी, तो मेरी ख्वाहिश तो होगी कि मुझे सेनेट का सेशन कराची में मिले, लेकिन मुझे ट्रांसफर कर दिया इस्लामाबाद में। ठीक, तो मेरे पास चॉइस तो कोई नहीं है। ठीक है, नौकरी की थी, नखरा किसका? ठीक है सर, वही वाली बात है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि अगर कोई आ जाएगा उसकी मर्जी नहीं होगी तो कोई ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है। इसको एड्रेस बहुत कई सालों पहले हो जाना चाहिए था, नंबर एक। नंबर दो है कि 85 साल का सियासतदान जिसको 10 आदमी उठाते हैं और 20 आदमी बिठाते हैं और 30 आदमी सुनाते हैं, वो अगर सियासत कर सकता है तो 78, 70 और 72 में हम क्यों किसी की नौकरी नहीं ले सकते? कोई पुलिस वाला या कोई जज या कोई रिटायरमेंट का क्यों नहीं आ सकता? व्हाई नॉट? ठीक है, तो ये इसको भी एड्रेस करना बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान की काबिलियत के अंदर कोई 77 साल का भी होगा तो उसको भी कर देंगे। ये हमारा काम है लेजिस्लेटर का। अच्छा, आपने उसकी बात की, NFC की जी। तो देखिए 2000 अरब रुपए, 2 ट्रिलियन डॉलर्स में फेडरल गवर्नमेंट उधार लेती है, जिसको आपने पे भी करना है। आज 50 रुपए का डॉलर हो तो आपको एक 100 रुपए किसी के देने हैं, तो 300 के हिसाब से आपने उसको 600 रुपए देने हैं, तो कर्जा वापस भी तो कर रहा है। तो अगर उस एहसास के तहत रियलाइजेशन होती है और सब थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे करके आगे बढ़ते हैं और कुछ अपने ऊपर बोझ ले लेते हैं और फेडरल का बोझ उधार देते हैं पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के कर्जों के अंदर कमी लाने के लिए, तो उसमें भी कोई कबात नहीं है, ये भी कोई इशू नहीं है। 18वीं तरमीम का तो कोई रोल बैक नहीं करा। 18वीं तरमीम के अंदर जो सूबों की मुख्तारी है वो सूबों की खुद मुख्तारी खड़ी है, ना उसको कोई क्वेश्चन कर रहा है ना चैलेंज कर रहे। प्रोपोगेट लोग जरूर कर रहे हैं लेकिन नथिंग डूइंग। और जहाँ तक आपने बात की 243 की, तो तबाह अफवाजों के अंदर देखें अब आपकी एक मल्टी डोमेन वॉर है या डायमेंशनल वॉर है, मल्टी, उसमें ज़मीनी, आसमानी या समुद्री जंग नहीं होती, उसमें साइबर भी है, उसमें सोशल मीडिया भी है, उसमें नैरेटिव की जंग भी है, इकोनॉमिकल जंग भी है, ग्लोबल पोजीशनिंग की भी जंग है।
तो उस जंग को एड्रेस करने के लिए आपको सिनर्जी तो क्रिएट करनी पड़ेगी इन फौजों इन फौज के अंदर। वो कौन करेगा? वो लेजिस्लेटर करेगा। जब आप उनको तोपें, गोलियां और बारूद दिलाते हैं तो आप उनको मजीद इक्विप करेंगे कि जंग की इस नए डायनामिक्स को भी देखने के लिए हम अपनी डिफेंस लाइफ प्रोटेक्शन अच्छी करेंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। बैन अवी तौर पे हमारा सिक्का मान लिया गया है, वो मजीद माना जाएगा। उसके लिए जो भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत होगी 18, 20, 19, 20 आगे पीछे जो भी करना होगा वो किसी अहबाम के तहत कर दिया जाएगा। उसमें कोई इफ एंड बट एंड कुड बी एंड मे बी नहीं है। ठीक। अच्छा, इससे एक नुक्ते पर तो मेरे ख्याल पीपल्स पार्टी को भी इतराज नहीं होगा। 27th अमेंडमेंट जी बाय एंड लार्ज सब पास हो रही है, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई वी कैन टॉक अबाउट इट, वी कैन हैव अ डिबेट, बट दैट्स अबाउट इट। आप कहेंगे सर तो डिबेट करा देंगे, आप कहेंगे तो फ्राइडे को सबमिट करा देंगे, सैटरडे को भी सेशन बुला लेंगे, संडे को भी बुला लेंगे। सर मसला क्या है? तो यानी ये बात तासुर दुरुस्त है कि बस हफ्ते डेढ़ के अंदर ये पास हो रही है, नाफिजुल अमल हो जाएगी इसी महीने में? सर मैं तो बहुत पहले से कह रहा था कि इस महीने की एंड से बहुत पहले हो जाएगी। अब मुझे लगता है कि 20-22 से पहले हो जाएगी। 20-22 से आप अगर और कहेंगे तो उससे पहले कर देंगे सर। नहीं, हमने क्या कहना है सर, करना तो आपने या कानून साजों ने, सियासतदानों ने, पार्लियामान में जो पहुंचे हुए। अच्छा, मैं जरा सर हमने तो कर दिया, वी आर ऑलरेडी गेट अप। जुडिशरी के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। ये तासुर दुरुस्त है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को अब आप आईनी अदालत करार देंगे और आईनी अदालत में ज़ाहिर बात है जजेस की तयनाती भी होगी, उम्र उसकी कमी बेशी वो भी आपने बता दी, तो एडहॉक के ऊपर रिटायर्ड जजेस भी आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकते सर? अच्छा, रिटायर्ड है, रिटायर्ड थोड़ी है सर। आ सकते हैं। तो अगर रिटायर्ड जजेस भी आईनी अदालत का हिस्सा बन सकते हैं एडहॉक के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट में से पहले बनते रहे, तो क्या उसमें फिर काजी साहब को भी कंसिडर किया जा सकता है? फायजा साहब को, उनका नाम मैं सुन रहा था इस्लामाबाद में। देखिए सर कोई स्पेसिफिक नामों की तो कोई बात नहीं हो रही, लेकिन अगर काजी साहब भी तो वो किसी दुश्मन मुल्क के थोड़ी चीफ जस्टिस रह चुके हैं। ठीक, मतलब मुझे नहीं समझ आता व्हाट इज द डिबेट अबाउट इट। ठीक, हो सकता है, कंसिडर हो सकता है। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है एनएफसी का मामला, उसके ऊपर आपने बात की। पीपल्स पार्टी का तो सबसे बड़ा जो क्लेम है थ्रू 18th अमेंडमेंट वो यही है कि सूबों को उनका हिस्सा दिलवाया एनएफसी और फिर मालियाती कमीशन का अवार्ड। पीपल्स पार्टी को इसके बदले क्या मिलेगा कि जो वो अपनी सबसे बड़ा जो सियासी उनका नारा है उससे पीछे हट जाए? देखिए सर, क्योंकि आप एनएफसी को तो छेड़ ही नहीं रहे ना। ठीक, 18वीं तरमीम को आप छेड़ रहे हैं। अगर आपको 1000 रुपए मिलते हैं और मुझसे मैं उसमें से आपको कहता हूँ 10 रुपए के अंदर थोड़ा 10 रुपए का बोझ आप उठा लें, तो इसको कंसिडर करना, इसको डिबेट करना, इसको मानना कोई बुराई तो नहीं है। और वो सारे सूबे अपने हिसाब से करेंगे। ये तो नहीं हो सकता कि आबादी बढ़ती रहे, आप 2000 करोड़ के बजाय 2 ट्रिलियन के बजाय नेक्स्ट ईयर 3 ट्रिलियन ले लें, अगले ईयर 4 ट्रिलियन। देना भी तो है इस कौम ने वापस, या नहीं देना? बिल्कुल ठीक। वाडा साहब, इट्स ऑल अबाउट रियलाइजेशन। ठीक, वाडा साहब, इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये भी एक प्रॉब्लम है ना, क्योंकि उसकी तयनाती हमेशा एक तनाज़े को जन्म देती थी। अपोजिशन लीडर और वज़ीर-ए-आज़म के बीच कंसेंसस नहीं होता था, गो कि उसके लिए एक नई फार्मूला भी सामने आया। उस पर क्या गौर, उसका क्या हल निकलेगा फिर? जामी साहब देखिए, ऑनेस्टली मैंने उस स्पेसिफिक क्लॉज को नहीं देखा, ना मैंने उसको रेलेवेंस और इंपॉर्टेंस दी है। क्योंकि देखिए, अगर किसी चीज़ का मसला बनता है तो वो भी हुसन है कि हम डिबेट करते हैं, डिस्कशन बनते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, एडवर्टाइजमेंट आती है, आपकी तनख्वाह चलती है, हमारी रेटिंग आती है। तो लेट इट बी। कुछ चीज़ों का अंदर कुछ बदमज़गी का भी मज़ा है और उसके बाद फिर उसको सुधारने का ही मज़ा है। तो एज लॉन्ग एज वी ऑल हैव रियलाइजेशन कि हमने, लेजिस्लेटर ने अपना काम करना है, कोर्ट्स ने अपना काम करना है, फौज ने अपना काम करना है, ब्यूरोक्रेट्स अपना काम करना है, एंकर्स अपना काम करना है, तो आई थिंक इट्स प्रीटी ऑलराइट। ठीक, आपने चूंकि केपी का जिक्र किया तो सुहेल आफरीदी साहब की बुनियादी मांग यह है कि उनको उनके रहनुमा से मिलने नहीं दिया जा रहा। तो हरज ही क्या अगर एक सीएम अपने बानी चेयरमैन से मिलना चाहे, हिदायत लेना चाहे? सर आपने सिफारिश कर दी है, हम भी सिफारिश पेश कर दें, करा देंगे सर, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, ये देख लें, ये सिफारिश राना सना साहब ने भी की थी, ये तारिक फजल चौधरी साहब ने भी की थी। देखिए सर, सिफारिश करने में और कोई चीज को मांगने में कोई हर्ष तो नहीं है, ये भी उनका राइट है अगर वो ये कह रहे हैं, और हम भी आपसे कह रहे हैं कि अगर इसमें मिल लें तो कोई भी का बात नहीं मिले तो भी का बात नहीं, तो कोई भी चीज रेलेवेंट नहीं है। ठीक, इससे आपने स्पेक्ट्रम के अंदर, जावी के अंदर देखना किस तरह, जिस चीज को किस नजर से देखना है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर फैसल वाडा साहब जो प्रोग्राम में। अभी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ जनरल ज़ाहिद महमूद, हफीजुल्लाह नियाजी साहब और मारूफ माहिर कानून याहिया अफरीदी मौजूद होंगे और हम गुफ्तगू करेंगे, याहिया फरीद माफ़ कीजिएगा, ये जो मुजव्वज़ा ड्राफ्ट है या नुकात हैं 27वीं तरमीम की, उनके ऊपर। मेरे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ तज़िया निगार जनाब हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने।
कई दिहाइयाँ दी हैं उन्होंने सियासत को भी और सहाफ़त को भी, तज्ज़िया निगारी को भी, और बाखबर भी हैं। ऐसा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 27वीं तरमीम ज़ेर बहस है। अब ज़ाहिर बात है जुमे को सेनेट में पेश हो रहा है, मुलाकातें भी शुरू हो चुकी हैं, मुख्तलिफ सियासतदानों की मुख्तलिफ वफूद भी आ जा रहे हैं, PTI का रद्दअमल भी देखने सुनने को मिल रहा है। कल खान साहब का ट्वीट भी आपने देखा होगा। 27वीं तरमीम में है क्या, उसके ख़िद-व-ख़ाल के ऊपर भी गुफ्तगू तफसीली हो रही है। मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ये जो रद्दअमल दिया है एक बड़ा तफसीली ट्वीट की सूरत में, और ख़ासा तल्ख़ ट्वीट है जो खान साहब का है उनकी बहन की तवस्सुस से, अब वो कहते हैं किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी किसी से भी, और साथ कह रहे हैं जी कि अचकज़ई और राजा नासिर को मुज़ाकरात का इख्तियार हासिल है। क्या समझें आप इससे? व्हाट एग्जैक्टली इज़ अप टू? बहुत बहुत शुक्रिया जामी साहब। मेरा ख्याल है कि एक तो फ्रस्ट्रेशन है और दूसरा अपनी पार्टी पे अदम एतमाद है। खान साहब जिस तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी को अंडरमाइन करके रखा हुआ है या करते रहते हैं गाहे बगाए, या जिस तरीके से ऐसे ऐसे मौके पे एक उनका एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है अपनी पार्टी क़यादत के ऊपर, फिर अपने ही मीडिया जो कि उनसे डायरेक्ट क्यों लेता है, या उन्होंने जो अपना बयानिया बजाय अपनी पार्टी क़यादत के हवाले करते हैं और वो उसको आम करते हैं, उनका नूर बसीरत, उन्होंने सारे के साथ अपने सोशल मीडिया को मुंतकिल कर दिया, और उनका जो मानने चाहने वाले लोग हैं वो सोशल मीडिया से क्यों लेते हैं, वो गौर साहब से या अली मीन गंडापुर से या सोहेल आफरीदी से या उमर अयूब साहब से, इनसे क्यों नहीं लेते। तो अब इस क्राइसिस ये है कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम है, मुझे उनसे तो मेरा वो तो एक लगता ही है कि वो चाहते हैं कि जो करना चाहते हैं ना, उनके ख्याल में यह है कि जी आम जो हमारी वो जो करना चाहते हैं, उनका ख्याल है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है हमारी, वो एक किसी इंतहा पे उनको ले जाना चाहती है। अब खान साहब को इस बात का क्रेडिट तो दें जामी के, वो चाहते हैं ठीक है फिर जल्द जो आनी है वो फौरन आ जाए। तो जिस तरीके से, जिस तरह डेरोगेटरी तरीके से वो एक हमारी अस्करी क़यादत का नाम लेते हैं, मेरा ख्याल है इसकी ना रिवाज है। तो आम गुफ्तगू में भी नवाज शरीफ के बारे में उनको इस तरीके से नाम नहीं लेने चाहिए, या इस तज़हीक आमेद है कि उनको एक आदत पड़ गई है, और वो एक जो सख्त ज़बान और सख्त ज़बान के में वो किसी हद तक चली है, सख्त ज़बान जिसके अंदर तज़हीक हो, आप देखें ना वो मैं उनकी जो एग्जैक्ट इसी से जुड़ा एक और नुक्ता है, वो कहते हैं जी ना तो फॉर्म 47 वाली हुकूमत से बात होगी, ना स्टेप होगी, जो बात होगी वो अचकज़ई साहब और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब के जरिए होगी, जिसके ऊपर आप तबसरा भी फरमा रहे हैं। लेकिन ये उनकी हमशीरा डॉक्टर उज़्मा, गो की अलीमा बीबी और नईम हैदर पंजोथा मौजूद थे, लेकिन डॉक्टर उज़्मा वो पैगाम दे रही हैं। गोया अलीमा बीबी का जो किरदार था सियासी तौर पर या पैगाम रसानी का, आपने उस पर लिखा भी हुआ है किसी और हवाले से, किसी और पहलू से। तो डॉक्टर उज़्मा साहिबा का जो मंजर आम पर आना है, शी वॉज नेवर बीन आउटस्पोकन, नेवर बीन पार्ट ऑफ एनी पोलिटिकल मैसेजिंग, ये किस चीज़ का गम्माज है? पहली बात तो यह है कि क्योंकि मिलके ही उज़्मा साहबा आई हैं, उससे पहले भी जो है दो बहनें मिलती थी, अलीमा साहबा का एक अरसे से उनकी मुलाकातें बंद है, लेकिन इसके बावजूद जो जिस चीज़ ने मुझे हैरान किया हुई है कि खान साहब ने 5, 6, 7 महीने में जब से अलीमा बीबी उनको शायद एक का दफ़ा जाके मिल सकें, और वो भी किसी का जब अदालती कार्रवाई के दौरान, जहाँ वकील भी होंगे, बाकी लोग भी होंगे, फैमिली मुलाकात के अंदर उनको एक दफ़ा भी, मेरा जहाँ तक मुझे पता है या मेरी जो है यादाश्त काम कर रही है अब वो, लेकिन इस दौरान में एक दफ़ा भी इमरान खान साहब ने अलीमा बीबी के बारे में ये नहीं कहा कि भाई मेरी बहनों को या किसी को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। हत्ता कि वो सलमान राजा साहब के बारे में कह चुके हैं, बाकी के कईयों के बारे में, लेकिन सबसे ज़्यादा बुशरा बीबी के बारे में कितनी दफ़ा उन्होंने कहा कि जाके कहो मीडिया को, और बहनों ने आगे मनोआन पैगाम दिया कि जी इस तरह बुशरा बीबी को आइसोलेशन में रखा हुआ है या मिलने ही नहीं दिया जा रहा, जब एक वक्त में शायद कुछ हफ्ते मुलाकात नहीं हुई थी। तो ये एक बात अचंभे की थी, और इलाके इससे साथ ही मेरा अपना ख्याल है कि सम हाउ उसकी वजह ये तो नहीं होगी कि वो बयानी सख्त दे रही है, वो तो शायद इमरान खान साहब वारा खा रहा था और उसको वो आगे चला रहे थे। उनका बखूबी इल्म था कि ये मुखासमती या मज़ामती बयानियाँ जो है वो इन बहनों के थ्रू ही आम कर रहे थे, या उन मुखलिस का वर्कर से जो दिलो जान से खान साहब के साथ वाबस्ता हैं, जिनको इक़्तिदार दिए हुए था, उनके साथ उनको मुफाहमती बयानी आम कर रहे थे।
लेकिन पार्टी की जो अंदरूनी जो जिसको कहते हैं कि जो इंटरनल स्ट्राइप्स थी या अंदरूनी कश्मकश थी, बामी जो एक अफराद तफरीक पैदा हुई थी, उसके नतीजे में उन्होंने जहाँ पार्टी के कुछ लोगों को साइड लाइन किया, पहले शेर अफजल मरवत हुए, उनके ऊपर भी यही था कि जी तनकीद की है। उसी गो में मेरा ख्याल है कि खान साहब ने शायद इंसाफ का जो है करते हुए इनको भी थोड़ा बहुत टोन डाउन किया। और उस मेरे जिस कॉलम का जिक्र कर उसके अंदर दो फिक्रे आखिरी बिल्कुल आखिर में थे कि इमरान खान साहब जब चाहेंगे तो ये सब कुछ झाग की तरह बैठ जाएगा। ठीक, जो मैंने कहा था ना, ये सारी चीजें उस वक्त तक है जब तक इमरान खान अपना फाइनल फैसला नहीं देते। ठीक, तो मेरा ख्याल है कि ये उन्होंने उसमें ये भी है कि वो बिल्कुल ये नहीं पसंद करते कि उनको कोई बंदा उनका कायम मकाम बन जाए। अभी जब हो सकता है किसी मौके में वो ज़रूरत महसूस करे और किसी को बना भी दे जानशीन, लेकिन अभी वो अब उनका जहन तैयार नहीं है कि किसी को जानशीन बनाए। बिल्कुल ठीक। मेरे साथ है मुझे मुमताज़ माहिर कानून जनाब याहिया फरीद साहब ने भी ज्वाइन किया, इसमें तरमीम भी ज़ेर बहस। अभी मैंने आपसे भी इस मामले में राय लेनी है, आपकी तज्जिया लेना है। याहिया साहब, ये जो 5-6 उसके फीचर्स हैं तरमीम के जो आने वाली है, अब तो मेरी खबर है 14 नवंबर तक पास भी हो जाएगी, जुमे को जा रही है सेनेट में फिर कौमी असम्बली में। इसमें एक परसेप्शन ये है कि ये गालिबन NFC हो, सूबाई खुद मुख्तारी हो, उसको ठेस पहुंचेगी। फिर ये है कि कहा तो जाता है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, लेकिन कहा जा रहा है कि मौजूदा सिस्टम को कट टू द साइज करना है। ये है क्या मामला, क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी? बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन हो या स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस हो या लॉज हो, उनकी अमेंडमेंट्स को बहुत जल्दी पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। जैसे कि आज मैंने देखा कि एक बहुत सीनियर वकील PTI से ताल्लुक रखते हैं, उनका बयान आया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेक्रेड डॉक्यूमेंट। तो देखिए, सबसे पहले तो इस मिथ को हम डिबंक कर देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेक्रेड डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ सेक्रेड डॉक्यूमेंट, इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट एक्चुअली। कॉन्स्टिट्यूशन इंसानों का बनाया हुआ है, कोई ऊपर से नहीं उतरा कि उसको हम एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट करके उसको बंद कर दें कि 50 साल गुजर गए हैं लेकिन हम इसको अमेंडमेंट्स ना लेकर आए। इसी वजह से देखिए 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं इस आइन को। चले 26वीं अमेंडमेंट के खिलाफ तो बड़ी क्रिटिकल वॉइसेस आती हैं, लेकिन 25 अमेंडमेंट्स उससे पहले भी हुई। इसका मतलब यह है कि 1973 में बनाया हुआ आइन के सर्कमस्टांसेस, उसकी रीजंस, उस वक्त जो मुल्क के हालात थे, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, जो पॉपुलेशन थी, वो कुछ और थे और आज कुछ और है, और हर साल ये तब्दील होते रहेंगे। तो अमेंडमेंट्स को या इनको मैं रिफॉर्म कहता हूं, इनफैक्ट इनको डीपोलिटिसाइज करना चाहिए। डिबेट जरूर होनी चाहिए, इस बात पे कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अच्छा, डिबेट की जब आप बात करते हैं तो मैं आपसे जरा मैं सीधी बात कर लेता हूँ, हमने ऐसा के पास भी जाना है। ये जो मजिस्ट्रेट के इख्तियारात की बहाली और पुराना हुक्मरानी का निज़ाम वापस लाना है, इसकी क्या ज़रूरत है? इससे क्या होगा? ये तो अंग्रेज़ भी तजुर्बा कर चुका, हम भी कई बार तजुर्बात कर चुके। देखिए, मैजिस्ट्रेट की पावर से पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज जिसके ऊपर मैं चाहता हूं मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर दूं, उसकी वजह यह है कि 26वीं अमेंडमेंट के वक्त भी हम बहुत बात करना चाह रहे थे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की डेवलपमेंट है। इसके ऊपर मैंने बहुत बात की, बहुत लिखा भी कि देखिए, मुझे नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को लेकर इतना इसका प्रॉब्लम क्यों बना दिया गया है। देयर आर 77 कंट्रीज जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, और ये कोई अफ्रीका के मुल्क नहीं है, इसमें फ्रांस और जर्मनी भी इंक्लूडेड है। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी तकलीफ उठ गई है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाने का मानी है कि आपने ट्राइकॉटमी ऑफ पावर को जो है वो खराब कर दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स तो इनफैक्ट इस मुल्क में बहुत जरूरी है। उसकी वजह यह है कि 60,000 केसेस तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 2.2 मिलियन केसेस आपकी लोअर कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग है। तो आप क्यों चाहते हैं कि 17 जजेस जो हैं वो इतने ओवर बर्डन रहें कि वो सिविल भी सुने, वो क्रिमिनल भी सुने, वो कस्टम्स भी सुने, वो हर चीज सुने और साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स भी सुने? देखें, एक बात हमें एग्री कर लेनी चाहिए कि जरूरी नहीं है कि 17 के 17 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल। मेरा सवाल सर मजिस्ट्रेट के इख्तियारात की बहाली पर है किबला फरीद साहब। देखिए, एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको कहा कि इम्बैलेंसेस आपके आइन में मौजूद थे 1973 थे C3 से। इसी वजह से आपने 26 बार इसको आइन को अमेंड किया। तो इसका मतलब है कि आपने एक्सपेरिमेंट तो करना होगा, तो आपको एक्सपेरिमेंट से भागना नहीं होगा। रिफॉर्म प्रोसेस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्रीज डेवलपमेंट, वो जुडिशियल हो, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, वो एग्जीक्यूटिव हो। तो इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की भी रिफॉर्म प्रोसेस को एक एक्सपेरिमेंटेशन का टैबू देकर उसको रोक देना चाहिए। मेरे ख्याल में डिबेट होनी चाहिए। याहिया साहब मेरे साथ ही आप रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा। न्यायी साहब,
ये 27वीं तरमीम का खैर अंदाज़ा तो था कि आ रही है और कोई इस वक्त मौजूद है 26 में, चाहे वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट डिक्लेयर करना हो, या ये जैसे मैं जिक्र कर रहा हूँ मजिस्ट्रेट या बल्दियाती निज़ाम, फिर को फ़ौज के हवाले से भी ज़रूरियात थी। आपको क्या समझ आई है वाई इट वॉज नीडेड, और इससे हासिल क्या होगा, इसका असल टारगेट है क्या? न्याय साहब, ये अभी मैं प्रीसा को सुन रहा था। असल में अब मैं क्या अर्ज करूं, आप दोनों जयद किस्म के दानिशवर मालूम होते हो। ये पता है कि 1973 का आइन जो है वो किन हालात में जामी बना था जी। मुल्क दो टुकड़े हो गया था, उसका एक ही रिजल्ट, एक ही वजह बताई गई थी कि मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन से महरूम रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन क्या नहीं था ना 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन जो 56 का आइन, जो कंसेंसस डॉक्यूमेंट थी, जो पैरिटी के ऊपर बनी थी, जो मशी पाकिस्तान के लोगों ने बनाई थी, उसको आपने 7 अक्टूबर 1958 को एब्रोगेट कर दिया और मुल्क आगे 16 दिसंबर 1971 को टूट गया। अब इसको भी छोड़े। जब आपकी तरामीम बदनीति की कोख से जन्म लेंगी तो उससे ज्यादा किसी आइन के तकद्दुस की ज्यादा पामाली नहीं हो सकती। सही। आप नौजवानों को क्या पता है कि इस आइन को आपने छेड़ा तो क्या होगा? सही। ये आइन से मुल्क चला क्यों? ये सारे के सारे आपके हालात खराब हो रहे हैं। तो दिन भर सूबे के अंदर नाचाकी है, मतलब एक ले दे के आप ये इंतजार करें कि सिंध के अंदर कौन सा कोई नया रिएक्शन शुरू होता है। ये सारी चीजें आपने फेडरल पार्टी मार्जिनलाइज होकर रह गई हैं। बड़ी फेडरल पार्टी, पीपल्स पार्टी हत्या आई थी बड़े अरसे बाद, जो बच्चे पाकिस्तान में, उसको हमने सिंध तक महदूद कर दिया। फिर ले दे के जब मुस्लिम लीग नून का कोई टूटी बोला, उसको हमने पंजाब तक भी महदूद नहीं होने देने, वो तो बिल्कुल फारिग हो गए हैं। तहरीक इंसाफ को हम चाहते हैं कि आप तक महदूद हो जाए, और फिर क्यादत उन लोगों के पास पीपल्स पार्टी की उनकी चली जाए जो पाकिस्तान के सालमियत का खिलवाड़ करें। देखिए ये आइन जो है इसके किसको रिप्रेजेंट करता है? ये ऐसे के मार धाड़, ये कोर्सिव तरीकों से आइन की तरमीम ऐसी होती है। ठीक है, ठीक है। और इस तरमीम में आप चाहते हैं कौम इसको ले ले। बुनियादी बात देखिए, मेरी बात सुनिए। इस वक्त ये मैं बता दूं, सियासतदानों के लिए ये जिसको कहना, मैं उनके अपने लिए जो है गढ़ है जिसकी वो मिट्टी खोद रहे हैं, उनको पता नहीं है। अच्छा, मैं आपसे ना एक मुख्तसर सा एक और नुक्ता उस पर मुझे आपकी राय चाहिए। वो ये है कि अभी जो नंबर गेम है ना, वो तो इरेलेवेंट है कि 2/3 बिल्कुल मौजूद है, ज़रूरत नहीं है, मौलाना आते हैं नहीं आते हैं, वैसे कोशिश करें कि सबको मिलाएं। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ जो अपोजिशन का रद्द-ए-अमल अभी तक आया है और बिलखुसूस पीटीआई का रद्द-ए-अमल आया है, डू यू थिंक कि सब इस पेशरफ्त के बीच पीटीआई को बड़ा लॉन्ग मार्च कर सकती है, कुछ चैलेंज कर सकती है प्रोसीडिंग्स को? अगर कर सकती है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा तसादुम का? नहीं, पीटीआई तो मेरा ख्याल है कि उनकी तो एहतजाजी सियासत जो है वो दम तोड़ चुकी है। उसको तो उसी दिन पता चल जाने चाहिए जब 25 मई 2022 को 25 मई 2022 को इमरान खान साहब जिसे 40 जलसे करने के बाद 30 लाख आदमी इस्लामाबाद लेके आने थे, 3000 बंदा नहीं ला सके, जबकि उनकी अपनी वलवल अंगेज क़यादत और केपी हुकूमत अपने सारे वसाइल के साथ उनके पुश पर खड़ी थी और ये सारा कुछ मौजूद था और वो बुझता नाकाम हुआ। फिर 26 नवंबर को लॉन्ग मार्च के लिए निकले थे, बदकिस्मती से गोलियां भी लग गई, अरशद शीफ की शहादत भी हो गई, लेकिन कुछ जला नहीं मिली उसको लॉन्ग मार्च को। फिर कितने दर्जनों लॉन्ग मार्च किए, रिमिटेंसेस के ऊपर हुआ, सिविल नाफरमानी, कौन का एहतजाज नहीं है। जब उनको तो खैर मुझे नहीं पता कि उनको क्या स्ट्रेटेजी अपनी इख्तियार करनी होगी, लेकिन जो स्ट्रेटेजी आज तक इख्तियार करते रहे हैं उसका लबे लबाब यह है कि वो बुरी तरह मार खा चुकी है और ये उनके सामने सब कुछ मौजूद है। ये वो नहीं है बातें कि हम ये करें कि मुस्तकबिल में ये होगा, ये माजी में। जनाब हफीजुल्लाह न्याय साहब शरीक गुफ्तगू थे। अभी मैं ब्रेक ले रहा हूँ, पहले तारुफ करवा दूँ कि याहिया फरीद साहब के साथ हमें ज्वाइन करेंगे जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। कुछ अहम बात करनी है जंगी सूरत हाल के हवाले से, पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से और होना क्या चाहिए। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में नाज़रीन आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं, जहाँ पे हम आने वाली 27वीं तरमीम के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करें कि अदलिया के हवाले से क्या इस्लाहात मतलूब हैं सिस्टम को, हुकूमत को, रेवोल्यूशन ऑफ पार्क के ऊपर वो क्या कहते हैं, सूबाई खुद मुख्तारी के ऊपर क्या कहते हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं जो एग्जेक्टिव और जुडिशल मामलात हैं उनके ऊपर। वहीं एक बड़ा अहम नुकता पाकिस्तान की मौजूदा जो डायनामिक्स हैं बिलखुसूस सिक्योरिटी डोमेन की, वो भी उसमें ज़ेर बहस आ रही। मिसाल के तौर पर अभी हमसाया भारत में जंगी मशकें जा रही हैं, अब जो वॉरफेयर के काइनेटिक्स हैं वो बदल चुके हैं।
अब इसमें साइबर वॉरफेयर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, रॉकेट फोर्सेस बन रही हैं, ड्रोन्स के लिए अलहदा से सिस्टम खड़ा हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ऊपर बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि जी जंगें जो हैं वो अब दिनों की बजाय घंटों और शायद मिनट्स और सेकंड्स तक हों, क्योंकि बहुत जिद्दत आ चुकी है। तो जब फौजों के यहाँ और जंगी नोयत बदल जाती है तो उस बीच में फौजी जो निज़ाम होता है वो भी पुराने तरीके से नहीं चल सकता। इस पर बात करने के लिए जनरल ज़ाहिर महमूद साहब को और याया फरीद साहब को मैंने ज़हमत दी। जनरल साहब, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि तरामीम जो भी होंगी, ज़ाहिर बात है सिस्टम हुकूमत उसे कर रही है और वो हम देखेंगे आते हुए, लेकिन ये कितना ज़रूरी हुआ पड़ा है कि जो चेन ऑफ कमांड है या डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट है, नोइंगली के डायनामिक्स ऑफ वॉर कितना रैपिडली बदल चुके हैं। जी, मैं जामी साहब बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। देखिए, वॉरफेयर बहुत इवॉल्व हुई है जी। वॉरफेयर जो आज का है और खास तौर पे जब हाइब्रिड की कॉम्बिनेशन लगी है, तो इसमें अभी बहुत ही जो आपका जो रिस्पॉन्स है ना जी, दैट हैज टू बी थ्रू अ सिनर्जेटिक अप्रोच। ये अब इंडिपेंडेंट नहीं, देखिए हमारा जो स्ट्रक्चर है आर्म फोर्सेस का, और न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का, वो थ्रेट को मद्देनजर रखती है और वॉरफेयर के चेंजिंग नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ वॉर जो एवर चेंजिंग रहती है। लेकिन अभी इस टाइम पीरियड में एट द प्रेजेंट मोमेंट इतना स्पीड के साथ चेंज हुई है। आपने यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट देखा, एक डिफरेंट डोमेन में हो रहा है। आपने उससे पहले अजरबैजान का और आर्मीनिया का कॉन्फ्लिक्ट देखा, एक और डोमेन में हो गया। ईरान के ऊपर जो एप्लीकेशन हुई है अमेरिका की, वेरी शॉर्ट लिव्ड एप्लीकेशन, लेकिन ठीक हो सकता है कि चंद लम्हों की, चंद मिनट्स की, चंद घंटों की जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल ही डायनामिक्स चेंज कर दे। एंड दैट टेक्स दी नॉट ओनली दैट कंट्री जो टारगेट हो रही है, बल्कि पूरे रीजन की डायनामिक्स को, इंटरनेशनल डायनामिक्स को चेंज कर सकती है। तो इतना रैपिड चेंजेस के बाद हमें पाकिस्तान को भी एक मेरे ख्याल में जरूरत है इस चीज की कि हमारा होल कंप्लीट जो रिस्पॉन्स है अक्रॉस द इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ वॉर, जिसको ना मल्टी डोमेन वॉरफेयर जिसको बोला जाता है, कि डिफरेंट डोमेन्स है। अच्छा, इसमें एक तो मिलिट्री डोमेन्स हैं ही हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्म फोर्सेस, सिविल आर्म फोर्सेस, द सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ अ कंट्री, बट उसके साथ साथ हम देखते हैं कि इसका पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक डोमेन भी शुरू हो जाता है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी साथ ही शुरू हो जाती है, साथ ही साइबर शुरू हो जाता है। तो इट इज नॉट ओनली दैट एक कमांड स्ट्रक्चर आपको चाहिए टू ऑर्गेनाइज द एप्लीकेशन ऑफ द मिलिट्री, यू नीड टू हैव अ कंप्लीट कमांड स्ट्रक्चर जिसपे ऑलमोस्ट, जामी साहब आई रिपीट, ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स डोमेन में आ रहे होते हैं। अभी पाकिस्तान और इंडिया का लेटेस्ट कॉन्टेक्स्ट हुआ है, पहलगाम देखे ना, डिप्लोमेटिक एक कार्रवाई से शुरू हुआ, या जो पॉलिटिकल पहले थ्रेटनिंग हुई, फिर डिप्लोमेटिक कार्रवाई हुई, आपके डिप्लोमेट्स को वापस भेज दिया गया, फिर वाटर के ऊपर हाइब्रिड कोर्जन शुरू हुई, जिसके ऊपर नेशनल रिस्पॉन्सेज चाहिए थे। उससे पहले आप इंडिया ने जब स्टेचर बदला, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, तो उस वक्त भी नेशनल रिस्पॉन्स की एक बड़ी सख्त जरूरत थी। तो आई थिंक सेंट्रलिटी ऑफ कमांड, सिनर्जी ऑफ द कमांड, दिस इज द टाइम, इस वक्त की अहम जरूरत है। और ये जरूरत एक चंद मखसूस हालात के लिए नहीं है, दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, फॉर अ फ्यूचर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं याया फरीद साहब से बात करूं। याया साहब, ये अपार्ट फ्रॉम अदर जो इसके एलिमेंट 27वीं तरमीम के, ये जो नुकता जो जनरल साहब से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, नज़र भी आ रहा है, सामने की बात है, जिस कदर तेज़ी से डायनामिक्स बदल रहे हैं जंग की सूरत हाल के, थ्रेट परसेप्शन के, और फिर उसमें रिएक्ट करने के, डिसीजन मेकिंग के, जो बेसिक थीम भी था जनरल ज़ाहिर साहब की गुफ्तगू का, उसमें ये अगर चंद लम्हों की जंग है और चंद लम्हों में फैसला करना है, then what exactly is needed here in Pakistan? देखिए, एग्जैक्टली मैं इसी पॉइंट को फिर से मिलाना चाहता हूं। जो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट्स हो रही हैं उसकी एक वजह है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट, अमेंडमेंट्स का ड्राफ्ट तो नहीं आया अभी, लेकिन जो बड़े टॉपिक्स नजर आ रहे हैं उसमें यही लग रहा है कि गवर्नमेंट का या पार्लियामेंट का जो इंटेंट है वो यही है कि किसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आपके मुल्क में डेवलप हो जाती है, जो पावर पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, जो प्रोविंशियल क्राइसिस शुरू हो जाते हैं, इससे जितना जल्दी आप दूर जा सकते हैं आप दूर जाएं, ताकि आपके मुल्क के अंदर एक यूनिफॉर्म और कोहेरेंट स्ट्रैटेजी हो, एक कोहेरेंट इंटरेस्ट हो, वो किसी सूबे का इंटरेस्ट ना हो, वो पाकिस्तान का इंटरेस्ट हो। और इसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, जब आपने 18वीं तरमीम की तो आपने बहुत चीजों को डिसेंट्रलाइज कर दिया, और जिस डिसेंट्रलाइज करते हुए आपने शायद कहीं नेशनल कोहेजन जो है वो मिस कर दी।
इस वक्त, और जैसे मैंने आपको कहा कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, आपने अपने मौजूदा सूरत हाल को देखकर अपने आईन को बनाना है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस वक्त आपकी जो जितने भी सूबे हो वो एक पेज पे हो और उनके दरमियान में कोई पावर पॉलिटिक्स या कोई इम्बैलेंसेस ना हो। नहीं, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में तो आपकी बात शायद दुरुस्त हो, शुरू हुआ है। नहीं, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में तो शायद आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त हो, बट मैं पर्टिनेंटली इस चंक में जो बात कर रहा हूं जनरल साहब के साथ, वो नेचर ऑफ वॉर और उसमें जो रिक्वायरमेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए, फैसला साजी के लिए, उसको फोकस कर रहा हूं कि पाकिस्तान का जो लिविंग स्ट्रक्चर है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है डिसीजन मेकिंग के हवाले से, जंग करनी है, जवाब देना है, नहीं देना, और नोइंगली कि कितनी तेजी से सूरत हाल बदल चुकी है, सेकेंड्स की और मिनट्स की कहानी हो चुकी है, उसमें व्हाट एग्जैक्टली इज नीडेड? देखिए, बिल्कुल मेरे ख्याल में जैसे जनरल साहब ने कहा कि एक बड़ा स्विफ्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए आपके पास। अब वो टाइम नहीं रहा कि अब आप चीज़ों को टेबल करेंगे, कमेटीज क्रिएट होगी, स्ट्रेटजाइज किया जाएगा, उसमें सबको ऑल ऑन बोर्ड लिया जाएगा, क्योंकि अब जो जैसे आपने कहा कि वॉर नाउ इट डिपेंड्स ऑन सेकंड्स एंड नॉट टू डेज, एंड द जंग लड़ने की जो तरीके हैं वो इस तरह के तब्दील हो चुके हैं, जिस तरह टेक्नोलॉजी को जिस तरीके से यूज किया गया। और शायद पाकिस्तान के इंडिया का ये जो हुई जंग, इसने तो शायद दुनिया को सिखा दिया है कि अब जो जंगें हैं वो मिनटों में की जाएंगी, घंटों और दिनों और सालों में नहीं। ये वो टाइम नहीं रहा जब 7 ईयर वॉर या 40 ईयर या 50 ईयर वॉर होती थी। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी नेशनल कोहेजन बहुत स्ट्रांग हो। ठीक, मेरे साथ है याया साहब, मेरे साथ है जनरल साहब, दुनिया भर में जो जदीद फौजें हैं या ऐसे ममालिक जिनको जंगों का सामना करना पड़ता है, वहाँ क्या सेट ऑफ स्कीम है जो एग्जिस्ट करती है रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग, और पाकिस्तान कैसे मुख्तलिफ उन ममालिक से, हमारे डायनामिक्स या हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन बाकी ममालिक से क्यों डिफरेंट है, जिसकी वजह से हमें ये ज़रूरत है कि चेन ऑफ कमांड हो या सिनर्जी हो या डिसीजन मेकिंग में आसानी जो है वो बहुत तेज़ी से होने की कोशिश हो? जामी साहब, अभी जो प्रेजेंट सेटअप है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है, उसमें हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो बरी, बैरी और फजाई जो है ये इंडिपेंडेंट ऑपरेट करते हैं जी। इंडिपेंडेंट कमांड के नीचे डिसीजन मेकिंग होती है। दो के एक जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर हमारे पास मौजूद है, बट दैट इज नॉट एन ऑपरेशनल हेडक्वार्टर, ये याद रखिएगा। उसका नाम है जॉइंट स्टाफ चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। दैट इज काइंड ऑफ अ कमेटी जो थोड़ी सी सिनर्जी लाती है, बट दैट्स नॉट द ऑपरेशनल हेडक्वार्टर। अभी आप अमेरिका की मिसाल ले लें, मसलन सेंटकॉम है। सेंटकॉम अगर हमारे 20-21 ममालिक हमारे रीजन के देख लिए, तो उसी सेंटकॉम कमांडर के नीचे सेंटकॉम एयरफोर्स, सेंटकॉम की नेवी, सेंटकॉम की जो बड़ी फौज है वो उसके कमांड स्ट्रक्चर के नीचे आती है। कमांडर इज डायरेक्टली आंसरेबल टू सेक्रेटरी डिफेंस एंड प्रेसिडेंट। तो वो पूरे स्ट्रक्चर की कमांड कर रहा है जी, पूरे स्ट्रक्चर की। ही इज द ओनली कमांडर। तो उसको राइट एंड लेफ्ट देखना नहीं पड़ता या कोऑर्डिनेशन के लिए बिठाना नहीं पड़ता। सो ही कंसीव्ड द कंप्लीट रिस्पांस टू दैट वॉर। मसलन पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई एप्लीकेशन होती है तो उसका देखें ना, कुछ एयर डिफेंस की मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अब एयरफोर्स की अपनी एयर डिफेंस है, जमीनी दस्ते अपने एयर डिफेंस रखते हैं, नेवी का अपना एयर डिफेंस का सिस्टम है। अब थ्रेट मल्टीपल जगहों पर होती है जी। तो अब इस मल्टीपल रिस्पॉन्सेज नहीं हो सके, और ये नहीं हो सकता कि एक थ्रेट के खिलाफ या किसी एक एप्लीकेशन के खिलाफ तीनों डिफरेंट लेवल्स पे और डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हो। तो पाकिस्तान देखे, पाकिस्तान की वी आर मॉडर्न आर्मी जरूर है, लेकिन हमारी रिसोर्सेज लिमिटेड है। वी नीड एवरी सिनर्जी। और जरूरी नहीं होता कि एक डोमेन का मसलन एप्लीकेशन हुई, लेट्स से कि नेवल कोई पानियों में कोई एप्लीकेशन हुई है पाकिस्तान के खिलाफ, तो हो सकता है उसका रिस्पांस एयरफोर्स से आ रहा हो। जरूरी नहीं कि नेवल एसटीटी उसका बस रिस्पांस। ये जो मेरा ख्याल है जनरल साहब, ये जो आपने बड़ी बारीक बात की और अहम तरीन बात है नाज़रीन के समझने के लिए कि स्ट्रक्चर तो मौजूद है, लेकिन जो बदलती नेचर है जंग की और चैलेंजेस की, उसके तनाजुर में जो आपने सेंटकॉम की मिसाल दी वो बड़ी रेलेवेंट है। और ये दूसरा नुकता जो आपने कहा कि जो हमारी ज्वाइंट स्टाफ की कमेटी है वो ऑपरेशनल नहीं है, यानी वो ऑपरेशनल अहकामात या ऑपरेशनल नोयत की चीज़ें शायद नहीं देख सकती हमारे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के मुताबिक। सो इट मीन्स कि उस सिनर्जी को क्रिएट करने के लिए जो एक वैक्यूम है वो हमें फिल करना होगा। यस, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे है जी। उसके अलावा चारा नहीं है जी। आप ये नहीं हो सकता कि आप इस डायनेमिक्स हमने देख ली है ना। एक छोटी सी सिंपल बात आवाम के समझने के लिए या आपके नाजरीन के समझने के लिए ये मैं बता रहा हूं कि अभी फर्ज करें
अल्लाह ना करे, बट एक अगर संदूर 2-3 जिस तरह बातें हो रही है और जिस तरीके का माइंडसेट हमारे नेबरहुड में बैठा हुआ, ये वॉर जामी साहब अब वहां से शुरू होगी जहां पे आपने बुनियानुल मरसूस ने इसको खत्म किया है। दिस विल बी वॉर फर्दर टू दैट। ये नहीं होगा कि कन्वेंशनल फोर्सेस सिर्फ हो रही हैं या मिलिट्री हो रही है, तो रिस्पॉन्स भी स्पेक्ट्रम इन ऑल स्पेक्ट्रम जाएगा। इवन पाकिस्तान के अंदर जब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस लॉन्च किया गया, तो पाकिस्तान के अंदर भी कई ऐसे लोग थे जो हैरान थे कि किस किस डोमेन में पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया है। Exactly. इवन पाकिस्तान के अंदर लोगों को इसका एहसास नहीं था कि पाकिस्तान कितना आगे जा चुका है। नहीं, बिल्कुल अंदाजा नहीं था, चीजें कर चुके हैं, बिल्कुल अंदाजा नहीं था, चीजें मौजूद है, हमने सिर्फ उसकी कोऑर्डिनेशन करनी है ताकि एक नेशनल रिस्पॉन्स जाए। इट हैज बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा याया साहब, इसके बाद जैसे मैंने ठीक है जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। याया साहब आप तशरीफ लाए, आपसे मजीद भी बात खद्दो-खाल इसके सामने आते हैं। चूँकि सियासी जमातों की मुशावरत भी शुरू हो चुकी है, लोग मुलाकातें भी कर रहे हैं, फैसल वाडा साहब भी मसरूफ़ हैं, इजलास भी बुलाए जा रहे हैं, MKM के वफूद की आनिया जानिया भी हैं, हज़रत मौलाना अलबत्ता खामोश बैठे हैं, और डॉक्टर साहब की कल की तकरीर भी आप देख चुके हैं। तो इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, लेट्स सी कि निकलता क्या है एग्जैक्टली, जो मुसवदा आता है वो देखने के बाद बात होगी। अभी जो क़यास रही हो रही है, हमारी जो खबरें रहीं कि इस तरमीम में है क्या, फ़िलहाल तक तो वो दुरुस्त साबित हो रही हैं। आज के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।